बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़िम बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मुअख्खर कर दिया गया है। दूसरी जानिब असद कैसर साहब की जानिब से कहा गया है कि हमने जो बातें मीटिंग्स के दौरान कही हैं वो मिनट्स बन चुकी हैं, उन्हें ही तहरीरी मुतालबा समझा जाए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो फैसला आना था वो एक बार फिर मुअख्खर हो गया है। कन्फ्यूजन है जी, क्योस है इस्लामाबाद में, और हुकूमती वज़रा से बात करें उनको नहीं पता क्या होगा, और ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ तो दूसरी तरफ है, लेकिन यहाँ एक क्योस है। मतलब किसने क्या करना है, क्या बात करनी है, क्या कहना है, क्या होगा। सुबह एक्स खुल गया, लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, थोड़ी देर बाद वो दोबारा बंद हो गया। तो जैसे होता है ना कि गैर संजीदा से लगता है कि फ़ैसले लिए जा रहे हैं, और इसमें हमारे अकाबरीन मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में उनको ये सारा जो भी कुछ हो रहा है सिलसिला उसको किसी तरफ ले जाना पड़ेगा। और शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन ये कि बहरहाल वो इस अरेंजमेंट में उनको एक टिल फर्दर ऑर्डर्स वो काम कर रहे हैं, और वो परेशान भी हो जाते हैं दरमियान में, ज़ाहिर है। तो वो लेकिन बस वो हैं, अब वो उनको वजाहत तो करनी चाहिए ना कि भाई एक्स कैसे खुला है, इंटरनेट खुल रहा है, बंद हो रहा है, $बिलियन से ज़्यादा का नुकसान, यानी ये कोई छोटी रकम नहीं है इन हालात में। तो मेरा ख्याल है कि उनको चीज़ों को देखना चाहिए खुद आके, लेकिन ये बिल्कुल ही वो जो डिस्कनेक्ट होंगे, और उनके वज़रा जो हैं वो भी कुछ 2-3 लोगों से मेरी, उनके एक वज़ीर से और कुछ मैंने से बात है, तो वो उनको भी नहीं पता कि क्या होगा। बस जब बैठे हैं आ जाएंगे, वज़ीर बनना है, अब कैबिनेट बढ़ेगी, कम होगी, मुज़ाकरात होंगी, कैसे, तो इरेलीवेंट हो गया ये सारा अरेंजमेंट। इसको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए, इस अरेंजमेंट को इसके हाल पे छोड़ दिया जाए, और ये देखा जाए कि आगे हालात किस तरफ जा सकते हैं, किस तरफ और गेमिंग लोग अपना प्लान करें, अपनी बात सारी करें। अच्छा, हालात जो हैं वो पेचीदा तर हैं। मुल्क यहाँ तो एक मैन मेड क्राइसिस है ना, इसको तो बिल्कुल छोड़ दें, जिसके नतीजे में ये सिक्योरिटी क्राइसिस, मैन मेड क्राइसिस अगर ये ना होता, पॉलिटिकल टर्मोइल ना होता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती, तो उसके नतीजे में आपकी इकोनॉमी भी ठीक होती, और आपका ये सिक्योरिटी क्राइसिस भी ना पैदा होता, और ना ही आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी एक अजब से अंदाज में, जिसका हमें नहीं पता कि वो क्या है। और मतलब कोई वजाहत वज़ीर ख़ारजा हमारे डॉक्टर साहब आके बात करें ना, कि वो वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल के ऊपर कोई बात करें, क्या है भाई, क्या हो, तो वो तो एक खामोशी है। तो वो चूँकि वो खामोशी है, तो हम भी इस अरेंजमेंट को डिस्कस नहीं कर सकते, गैर संजीदा ही लेते हैं हम भी इस अरेंजमेंट को। अच्छा, तो लेकिन इश्यूज़ बहुत हैं। ये जो वाक़या पेश आया ना कुरम का, मैं मतलब उसकी जितनी भी डिटेल्स सामने आई हैं, ये इसको बहुत ज़्यादा, बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है इस वाक़े को भी। और ये जो फायरिंग हुई, और फिर जो वहाँ पे डीसी जा रहे थे, उनको गोली लगी, उनके कायम मकाम आ जाएँ, ये वो इश्यूज़ हैं जो बहुत, ये है प्रॉपर आपके जो रियासत के इश्यूज़ हैं। उसके नतीजे में कराची के अंदर मामला शुरू हुआ है, जो अफ़ाम व तफ़हीम से देखें, इसमें ये जो हमारे उलमा है ना, इनका बहुत अहम किरदार है, बहुत उलमा का भी, और जो हमारी मजमूई सिविल सोसाइटी का भी। सियासतदान भी इसमें आते हैं, लेकिन जो सिविल सोसाइटी है और जो उलमा है, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार ऐसे मौके पे आता है सामने, और उन्होंने इसको संभाला भी। लेकिन वो रास्ते बंद हैं, अब गोलियां चल रही हैं, फिर बंकर बने हुए हैं, तो मुआहदा हो भी गया, लेकिन उसके बाद भी ये संजीदा इश्यूज़ हैं। और उसके साथ ही ख़ारजा पॉलिसी का तो मुझे नहीं इल्म के क्या है इस वक्त हमारी, वो कोई रंग रूप लेगी तो हमें पता चलेगा ख़ारजा पॉलिसी का। तो जब तक वो गुफअप हुआ है यहाँ पे सारा कुछ, तो हम इधर उधर की सैर करके आ जाते हैं। लेकिन वो बात अपनी जगह बरकरार है। दो बातें, एक ये है कि जो ख़ित्ते में और दुनिया में वाक़यात होंगे, वो पाकिस्तान में आगे क्या होना है उस पर असरअंदाज होंगे, और वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। अब आप देखिए ना, बाहर के हालात आपने डिस्कस करने शुरू कर दिए, इधर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है, उससे फिर वो मतलब फ़ॉरेन पॉलिसी अब काफ़ी डिस्कस हो रही है कि उसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान पे। और ये भी बात बड़ी अहम है कि वो होगा अगर आपका इस्तेकाम आएगा
शहबाज शरीफ साहब देखें, इसमें शहबाज शरीफ साहब को तो मैं बाद में कहूँ, नवाज शरीफ साहब को सामने आना चाहिए था, पार्टी उनकी है और सदर वो बने हैं दोबारा, उन्होंने कहा कि मैंने सदर बन के फ़ाल होना है, तो फिर वो अगर आगे आए ना तो बहुत से ये जो मामलात हैं, देखिए नवाज शरीफ साहब की एक अपनी सोच है, उनका एक, शहबाज शरीफ साहब जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को अगर वो आगे आते ना पॉलिटिकल इन हालात में, और मौलाना साहब से रब्ता, जरदारी साहब से, तहरीक इंसाफ से कैसे बात करनी, अचक साहब उनके ज़ाती दोस्त हैं ये सारे, तो ये इतना टर्मोइल शायद ना होता। गवर्नमेंट उन्हीं की है और उन्हीं के खाते में जाएगा ये सारा, कि उनकी गवर्नमेंट में क्या हुआ, आखिरी गवर्नमेंट जो मुस्लिम लीग नून की थी, आखिरी या पता नहीं कब आएगी दोबारा, उसमें क्या हुआ। तो ये है कि वो बहरहाल उनकी मर्जी है कि वो नहीं आते सामने, और एक पॉलिटिकल गुफअप हुआ है, एक अरेंजमेंट है जो बस बन गया है, अब कैसे वो चल रहा है, वो धक्का स्टार्ट हो, उसको चलाए जा रहे हैं, जब तक वो चलता है, नहीं चलता। लेकिन रियासत के इश्यूज़ बड़े सीरियस हैं, सिक्योरिटी के जो मामला हैं ख़ास तौर पे हमारे अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात आगे क्या शेप लेंगे, और बाकी मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, सोशल अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है, उसको कोई एड्रेस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और करप्शन जो है वो लीगलाइज हो गई है, तो आपको इशू खड़ा नहीं कर सकते इस वक्त। मतलब आपने कहा कि ज़्यादा इंटरनेट डिस्कस कर लिया तो वो मसला खड़ा हो गया, वो भी नेशनल सिक्योरिटी का इशू। आपने ज़्यादा ये कह दिया कि करप्शन हुई है, भाई हमसे पैसे मांगे हैं किसी ने, हमसे रिश्वत ली है, तो ये भी सिक्योरिटी कर, मतलब वो सारा इस वक्त गुफअप हुआ है ये अरेंजमेंट जो है ना, तो इससे निकलना है। अभी कैसे निकलते हैं ये ज़्यादा तो वक्त नहीं है इसमें, ज़ाहिर है दुनिया के हालात अब तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। देखिए 24 घंटों को ज़रा देखते हैं क्या हुआ। पहले तो एक वाक़या ऐसा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो समझ से बाहर है, लेकिन वो हो रहा है, लेकिन उसको जो उस पर जितना गौर किया जाए तो उसका कोई बड़ा अजब सा है ये मामला। हुतीज़ ने 33वां, अगर आप मिला लें दिसंबर को और उसके बाद ये शुरू के 4-5 दिन जनवरी 2025 के, तो उन्होंने कुछ 34वां अटैक किया है इसराइल पे अल सुबह। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा मिसाइल्स उन्होंने गिराए, और ये जो इसकी जो लोकेशन है ये है ऑरबिन, ये औरत रबीन पावर प्लांट, और ये बिल्कुल अगर हम फर्स्ट मैप देखें ना तो ये हैफा से कोई 25 किलोमीटर ये जनूब में, लेकिन ये जो इलाका है ये हैफा डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो ये जो मेडिटेरियन सी की 7 मील, तो ये पूरा चूँकि बड़ा कंजेस्टेड है, तो ये शहर से शहर मिलते जाते हैं, इनकी कोई आपस में तफरीक नहीं है। लेकिन ये बहरहाल ये बिल्कुल मेडिटेरियन के साथ ये हदरा का जो है पावर प्लांट है, ये सबसे बड़ा पावर प्लांट है हदरा का, ठीक है। ये जो आपको ऊपर बी लिखा नज़र आ रहा है, नहीं हदरा, अच्छा ये सबसे बड़ा पावर प्लांट है, ये 70 की दहाई से काम कर रहा है, और ये कोई 19% बिजली जो है पूरे इसराइल की वो यहाँ से जनरेट, उसको हिट किया है इन्होंने। अब ये अगर पावर प्लांट हिट हो रहा है तो उसका मतलब पूरा जो इसराइल है, तल अवीव को क्रॉस करते हुए, जेरूशलम तल अवीव को क्रॉस करते हुए वो मेडिटेरियन सी तक पहुंचा है, और वहां जाके उसने जो है वहां पे सायरन बजना शुरू हुआ और वहां पे। अच्छा, उससे पहले एक इतलाई कि जी बरतानिया और अमेरिका ने फिर हिट किया है यमन को, किसी जगह पे किया है, उन्होंने उसको बहाना बना के, और उन्होंने इसराइल के पर मिसाइल, अब उनका जो है वो आयरन डोम उनके बेकार हो गए हैं, उनके वो थार्ड को बार बार एक्टिव अगर करते हैं अमेरिकन, तो वो भी अजीब सा मामला हो जाता है कि थार्ड एक्टिव हुआ और उसके बावजूद मिसाइल गुजर गया, तो थार्ड को भी शायद उन्होंने कम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि थार्ड को क्रॉस कर गया था ना वो, तो उसके दिन अजीब एम्बेरसमेंट हो गई थी कि तो वो भाई डेविड सिलिंग को भी कर गए। ये जो मिसाइल है, अब ये मिसाइल जाके गिरा वहाँ पे इसराइल, अच्छा इन्होंने कहा कि हमने रोक लिया है, उन्होंने कहा कि नहीं गिरा है, वहाँ पे हिट हुआ है। इसराइल ने इस बात को तस्लीम कर लिया, इसराइल की फ़ौज ने, कि मिसाइल फायर हुए हैं, और लेकिन उन्होंने साथ ही ये कहा कि हमारे डेविड सिलिंग और ये और वो और आयरन डोम वो हमने रोक लिया, लेकिन जो हुतीज़ हैं वो कह रहे हैं कि नहीं मिसाइल ने हिट किया। लेकिन मुसलसल जो हुतीज़ हैं उनके पास ये
जो लॉन्ग रेंज मिसाइल थे। और वो इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम था पूरा, वो बिल्कुल वो एक अजीब सी सूरत हाल पे जाके खड़ा हो गया कि उनका डिफेंस सिस्टम बचा ही नहीं, और साथ ही अमेरिका ने हिट किया और उन्होंने अमेरिकन कैरियर को हिट कर दिया, वो पीछे हटा। तो अब क्या करना है आगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि हुतीस का क्या कर रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ जो है, अच्छा आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज रात को ये अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जो मोसाद चीफ हैं वो पहुंच रहे हैं कतर, और आज का दिन तय करेगा, यानी कल हम जब बैठेंगे तो हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अच्छी खबर आए, क्योंकि ये बिल्कुल फाइनल टॉक्स जो हैं वो एक ऐसे मरहले पे खड़ी हो गई हैं जहाँ पर तकरीबन ये भी तय हो गया है कि कितने कैदियों ने और कितने यगामलियों ने रिहा होना है। और लेकिन हमास अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे नहीं हटी। कतर में ये मौजूद हैं सारे, और ये दुआ हम कर सकते हैं, ये भी हो सकता है कि सीज फायर हो जाए, ये भी हो सकता है कि ना हो। उसकी वजह यह है कि जो लेबनान के साथ जो सीज फायर हुई है ना, लेबनान के साथ जी। वो सीज फायर भी हिली हुई है, क्योंकि एक तो ये है कि जो इसराइल है, कहा उन्होंने कहा कि 60 दिन का सीज फायर हुई थी, 60 दिन की, और वो 60 दिन की सीज फायर में इनको जनूबी लेबनान से हटना था, हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह का कहना यह है कि इन्होंने लेबनान में, हिजबुल्लाह का कहना है इन्होंने हिट किया है, हमारे शहरों को मुस्तकिल हिट कर रहे हैं लेबनान के अंदर। एक बात बड़ी अहम है इसमें, सैयद हसन नसरुल्लाह जो है उनका जो अभी यानी उनकी तदफीन और उसके हवाले से मुख्तलिफ बात हुई है, तो वो अभी तक वाज़े तौर पे हिजबुल्लाह के लोग नहीं बात कर रहे उसके बारे में। मैंने 4-5 लोगों से वहाँ रब्ता किया, मैंने कहा जी सैयद हसन नसरुल्लाह जो है उनकी शहीद, उनकी तदफीन और उनके साथियों की तदफीन और उसका क्या, तो उनकी तरफ से मुझे कहा गया कि दक्तूर आपको हम थोड़े दिन में हम ये एक बड़ा यहाँ पे लेबनान के अंदर एक बहुत बड़ा हज़ारों की तादाद में या शायद लाखों की तादाद में एक इज्तिमा जो है वो शायद प्लान है आने वाले दिनों में, और उसमें ख़ित्ते से और दुनिया से लोगों को दावत दी जाएगी सैयद हसन नसरुल्लाह। तो मैंने कहा कि तदफीन उनकी कहाँ पे कैसे, उस बारे में उन्होंने नहीं बताया। वो जाहिर है कि उनके अपने इश्यूज़ हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे इज्तिमा हमने बहुत बड़ा करना है सैयद हसन नसरुल्लाह और उनके साथियों की याद में या उनके लिए। तो मैंने फिर पूछा कि क्या उसमें, बहरहाल कुछ बातें, लेकिन वो एक इज्तिमा होना है अभी, और तदफीन के हवाले से भी वो भी खामोश हैं कि कहाँ पे हुई है कैसे, तो वो भी ये खामोशी है वहाँ पे। ना वो ज़्यादा बात करते हैं तो ना हम ज़्यादा पूछते हैं उनसे, मैं ज़्यादा उसको बात को नहीं सवाल करता। लेकिन ये जो है वो जो मुआहदा, अच्छा अमोस होस्टन जो है जो मशरिक़ वस्ता में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो बैरूत में, और बैरूत में वो कोशिश कर रहे हैं कि लेबनान और इसराइल की जो सीज़ फायर है 60 दिनों का जो हुआ था वो ना टूटे। इसी दौरान ये हमास वाला, मैंने आपसे कहा ना कि अच्छा आज 5 बजे उनका जो लोकल टाइम है उस पर नेतन्याहू की सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास हो रहा है, तो उसमें वो फाइनल करके रात को फिर मोसाद के सरबराह जो हैं वो लैंड कर जाएंगे कतर में, और कतर में हमास भी मौजूद है, अमेरिकन भी मौजूद हैं, दोनों अमेरिकन मौजूद हैं। दोनों अमेरिकन से मुराद है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के मौजूद हैं, और कोशिश हो रही है कि ये सीज़ फायर का मुआहदा आगे पहुँचे। अच्छा, इसी दौरान जो ये जो रीजन है ना, अभी ये बॉयल हो रहा है, अभी ये किस तरफ जाता है ये भी इसका कोई ख़त्म नहीं हो, चीज़ें स्टेबल नहीं हुई, चीज़ें अभी बहुत आगे जानी है, ख़ास तौर पे गज़ा के सीज़ फायर के बाद, कि वहाँ पर जंगबंदी के बाद एक क्या मंजर तुलू होता है। मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि इस खत्ते की या शायद दुनिया की अगली जियो पॉलिटिक्स शायद वहाँ से निकले, यूक्रेन से निकले, हो सकता है। यूक्रेन भी अगर देखें, यूक्रेन का सीज़ फायर हो जाता है अभी, तो यूक्रेन के सीज़ फायर के बाद नेटो तो फारिग है ना, नेटो तो फारिग हो गई। उसके बाद नेटो का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या ट्रंप नेटो को पालेंगे नहीं पालेंगे, क्या वो नेटो उनको खर्चा देता रहेगा बढ़ाता रहेगा, वो उसमें मैं भी आता हूँ। लेकिन जो यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स है वो जन्म लेगी गज़ा की जंगबंदी के बाद, जब गज़ा खुलेगी, उसकी जब बॉर्डर्स खुलेंगे। लेकिन इसी दौरान जो है वो जो असद शेबानी है, असद शेबानी है जो अहमद शरा की जो गवर्नमेंट है दमास्कस में, उसके वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। वो आज कतर पहुँचे हैं और कतर में उनकी मुलाकात हो रही है। इससे पहले वो सऊदी अरेबिया गए थे, पहला दौरा उन्होंने सऊदी अरेबिया किया था, अब वो कतर गए हैं और कतर में उनकी मुलाकात जो है वो, अच्छा उनके साथ उनके इंटेलिजेंस चीफ भी हैं, यानी जो सीरिया के इंटेलिजेंस चीफ और सीरिया के जो डिफेंस चीफ
और साथ अहमद शरा, और ये सऊदी अरेबिया, कतर के बाद ये यूएई जाएंगे, उसके बाद ये हो सकता है जॉर्डन जाएं। यानी अरब ममालिक का ये दौरा कर रहे हैं। ये वो गवर्नमेंट है जिसको टर्की की सपोर्ट है, लेकिन टर्की की सपोर्ट के साथ साथ ये दौरा कर रहे हैं अरब ममालिक का। अरब ममालिक में सऊदी अरेबिया, कतर आ गए, कतर से यूएई के बाद ही हो सकता है जॉर्डन जाएं। दो मुल्क जो हैं उनके ऊपर मेरी नज़र है कि क्या ये वहाँ जाते हैं। ज़ाहिर बहरीन और बाकी सारे तो मुल्क इनके साथ हैं और वो सारे इनके बड़े अच्छे ताल्लुक हैं, लेकिन दो मुल्कों पे मेरी सिर्फ नज़र है, तीन पे, कि वहाँ का ये दौरा करते हैं या नहीं करते। टर्की तो ज़ाहिर सपोर्ट कर रहा है, वो तो कोई इशू नहीं है उसको, वो तो इनको साथ हैं। लेकिन इराक जाते हैं कि नहीं? इराक जो है पड़ोसी है सीरिया का, और वहाँ पर ये जो जिस मकतबा फ़िक्र से इनका ताल्लुक़ है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से है, ठीक है, और जो इराक में है। और वो किसी हद तक वो अलावाइट्स को मान लेते थे, बशार अल असद को, ठीक है, लेकिन ये है कि वो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ठीक है अलावाइट्स हैं तो, लेकिन ये जो मकतब फ़िक्र है ये सरहद के उस तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र है, यहाँ पे मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र है, जो बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं सारे मुल्क। और ये इसमें जो शिया सुडानी हैं, जो इराक के वज़ीर आज़म हैं, जो कि अगले 1 या 2 दिन में ईरान जा रहे हैं, इनकी पूरी कोशिश, ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, कतर, सारे मुल्कों की एक बड़ी खूबसूरत कोशिश है। और कोशिश है कि इख्तलाफ हो, ताल्लुकात ऊपर नीचे हो, दाएँ बाएँ हो, लेकिन मसाले का टकराव ना शुरू हो जाए दरमियान में, जिसके लिए हमेशा आलमी क़ुव्वतें तैयार होती हैं, हमेशा तैयार होती हैं कि वो इसमें जो है शिया सुन्नी फसाद करवा दें, कुछ और करवा दें आपस में। तो वो जो है वो एक बड़ा इशू। देखिए हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में एक तो मसालिक आपस में रहते हैं, बात नहीं होती, लेकिन आप अब देखें कितनी अजीब सी बात है कि बरेलवी देवबंदी, हालांकि दोनों हनफी हैं, इमाम व हनीफा को दोनों मानते हैं, लेकिन उसके दरमियान एक जो, लेकिन एनीवे, तो ये जो है ये मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि ये अब ये बहुत खूबसूरत होगा मामला कि अगर शिया सुडानी दौरा करते हैं दमास्कस का, या अहमद शरा जो हैं या उनकी काबीना के लोग दौरा करते हैं बगदाद का। ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट अरब ममालिक में। दूसरा जिस मुल्क में मेरी नज़र है वो है इजिप्ट। इजिप्ट क्या इस सेटअप से खुश है, ये देखना है अभी, क्योंकि जनरल सिसी जो हैं वो विदाउट गोइंग इन डिटेल्स, वहाँ पर इजिप्ट जो है क्या इस सीरिया के इस सेटअप से वो खुश है या नहीं है, ये भी आने वाले दिनों में वाज़े होगा। चूँकि बाकी अरब ममालिक भी हैं दरमियान में, तो मेरा ख्याल है कि इजिप्ट भी उधर ही जाएगा। लेकिन इजिप्ट अभी तक बहुत ज़्यादा, इजिप्ट ने इमदाद भी भेजी है, उनके लोगों ने दौरा भी किया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी दरमियान में होती है ना गलत फहमियाँ, फ्रिक्शन माजी का जो होता है। लेकिन इजिप्ट, चूँकि इजिप्ट और टर्की साथ आ गए, इजिप्ट और ईरान के ताल्लुकात ठीक हो गए। आप तो शाह ईरान और कहाँ वो कि जो कुछ हुआ, तो इजिप्ट और ईरान के ताल्लुकात अच्छे हो गए, इजिप्ट और टर्की के हो गए, टर्की और, तो यकीनन ये जो ताल्लुकात हैं ये भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो एक इशू है दरमियान में, मैं इसको आज जो 24 घंटों में हुआ है पीछे, वो वाक़यात कुछ बड़े परेशान कौन है। और वो वाक़यात जो हैं वो ये हैं कि जो शुमाली शाम है, अच्छा मैं यहाँ पे कोट करूँगा सोर्सेस को, इसलिए कि ये जो बात है ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है। देखें, सऊदी मीडिया ने भी सीरिया वॉर मॉनिटर को कोट किया, हम भी उसी तरह से कोट करेंगे यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि जो प्रो टर्की और कुर्दिश फोर्सेस के दरमियान जो लड़ाई हुई है 13 जुलाई, 101 लोग उसमें जाँ बहक हो गए। 101, यानी जो कुर्द, वो कुर्द जिनको टर्की, ये मैं अल अरबिया को इसलिए कोट कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है। यानी वो जो बात थी कि जी सारे जो हैं वो हथियार डाल दें और फोर्सेस इधर आ जाएं, तो ये तो अल अरबिया ने पहले कोट किया। अच्छा, अब सऊदी अरेबिया का मीडिया ने कोट किया, साथ ही ईरान के मीडिया ने भी कोट किया। प्रेस टीवी 14th, ओवर 100 किल्ड एज यूएस टर्किश प्रॉक्सीज फाइट इन सीरिया। अब लैंग्वेज जो है वो ज़ाहिर ईरान ने उस तरह से कहा, उन्होंने प्रो टर्की और कुर्दिश फोर्सेस इस्तेमाल किया। अच्छा, जो कुर्द लोकल मीडिया है कुर्दिस्तान का, वो भी कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा कंबेरेंट्स किल्ड इन इंटेंसिफाइड क्लैशेस बिटवीन
ये 15 SDF टर्किश बैक फोर्सेस इन रोजावा। अच्छा जी, अच्छा फिर इसी तरह से उनका अपना मीडिया, अच्छा उनके अपने मीडिया ने एक अजीब खबर दी है, कुर्द मीडिया ने एक अजीब खबर दी है। वो ये कह रहे हैं कि ऑटोनमस एरिया जो है वो जो AANES ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न सीरिया, जिसको AANES कहते हैं, उसके जो वजीर खारजा हैं एलाम अहमद, उनके साथ इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है। ये मीडिया, मैं उनके कुर्द मीडिया को कोट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो खबर है ये कुछ यानी वहाँ जो कुर्दिश लेड ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है नॉर्थ एंड ईस्टर्न सीरिया का, वहाँ पर इलाम अहमद से बात की है इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने। अच्छा, ये जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहा जाए, या एक तरह से आप देखें कि बहुत से प्लेयर्स हैं दरमियान में, और वो जो हैं वो अपने जो इश्यूज़ हैं उनको भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, साथ ही जो शफक न्यूज़ है ये भी इराक़ और यहाँ पे सारी, वो उनका ये कहना है कि जो शिया सुडानी हैं उनको 20 स्लाइड हम कोट करते हैं क्योंकि उनको डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आया है सीरिया, ईरान और आर्म फैक्शंस के हवाले से। अच्छा, शफक न्यूज़ 20th, ये मिडल ईस्ट का ये बड़ी यानी मोतबर ज़राए हैं, ये वो कह रहे हैं कि मैसेज आया है डोनाल्ड ट्रंप का और सीरिया और ईरान और आर्म्ड फैक्शंस के हवाले से, लेकिन वो क्या मैसेज है, उसमें क्या डिटेल्स है, उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने रब्ता किया है प्राइम मिनिस्टर शिया सुडानी से। अच्छा, ऑफिशियली तो जिन लोगों से बात की है ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसमें शिया सुडानी हैं, शिया सुडानी से उनकी बात हुई है, जिन दुनिया के बहुत से रहनुमाओं से बात हुई है ना, उनके शिया सुडानी इराक़ के वज़ीर आज़म उसमें हैं, लेकिन वो ईरान और बाकी हवाले से, सीरिया के हवाले से क्या मैसेज कन्वे किया है उन्होंने। एक तो देखें, पॉसिबल ये हो सकता है कि आप सीरिया की इस सेटअप को आप तस्लीम कर लें, लेकिन दूसरा ये है कि वो नहीं भी मान रहे, क्योंकि वो उधर वो जो टर्की का और अमेरिका का वो भी है, तो ना माने क्या मैसेज कन्वे हुआ है, ये अभी एक जो कहना चाहिए ना कि धुंधला सा मंजर है, तो बहुत ज़्यादा जो लोगों की राय है उसके ऊपर बात नहीं करते। ये है कि इराक़ के प्राइम मिनिस्टर से ट्रंप का रब्ता हुआ है। दूसरा ये जो कुर्दिश इलाके हैं ऑटोनमस रीजन, वहाँ से फॉरेन मिनिस्टर, इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर, उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की है इस वक्त। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टर्की बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है इस बात को, और अरब ममालिक भी कर रहे हैं, और रीजनल मुल्क भी कर रहे हैं, और ईरान भी कर रहा है इसको, कि यहाँ पे अगली मूव किया है, और इसराइल का उनसे रब्ता होना ये एक सिग्निफिकेंट सी बात है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, और अच्छा इसी तरह से रुदवा जो है ना, अगर हम उनका, मैं कुर्दिश मीडिया कोट कर रहा हूँ, तो SDF सेज 19 कि उन्होंने SNA अटैक्स को क्रूशियल यूफ्रेटिस डैम पे, तो वो ग्रुप्स आपस में उनकी लड़ाई। अच्छा, इनको बिठाना किसने है? असल बात यह है कि इनको दो या तीन मुल्क ऐसे हैं जो इनको बिठा सकते हैं। सबसे पहले तो मुल्क जो है मेरा ख्याल से वो सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्की, चाइना, रशिया, अमेरिका अगर आना चाहे तो आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ये मज़ीद जो बर्बादी है वो को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। और जो डिस्टेबलाइज हुआ है रीजन, एक तो हुआ था ना जो गज़ा की वजह से, गज़ा में जो जहरीत हो रही है, और उसके साथ ही फिर लेबनान की वॉर, और सारा उसके साथ ही ये सीरिया जो खुला है ना बीच में, अचानक एक बहुत बड़ा एक सरप्राइजिंगली एक नया फ्रंट खुल गया, जिसके बहुत से बॉर्डर्स हैं, बहुत सी डायनामिक्स हैं सारी। तो ये यहाँ पर अब लड़ाई होना दोबारा, और तो ये देखते हैं कि मामला कहाँ जाता है। और ये ख़ास तौर पे इसराइल का रब्ता उस वक्त हुआ है जबकि प्रेसिडेंट उर्दुगन ने जो है वो PKK की तरफ जो है वो जैतून की शाख बढ़ाई है, और अब्दुल्ला गुलान से वहाँ पे जजीरे पे जाके मुलाकात की है उनकी पार्टी के लोगों ने। वो कह रहे हैं पार्लिमानी सियासत में आ जाओ, दरमियान में साथ ही लड़ाई शुरू हो गई है दोबारा। तो एक सिचुएशन सीरिया में डेवलप हो रही है जो ख़तरनाक है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हम अपनी सिक्योरिटी मामलात को प्रायोरिटी पे रखें, और सोशल अनरेस्ट ख़त्म करें, और पॉलिटिकल टर्मोइल जल्द से जल्द ख़त्म करें, जल्द से जल्द ख़त्म करें। अच्छा, अब ये जो तो अब आप देखें सीरिया में ये एक खिचड़ी सी पक गई है, और बड़ी ये खूनी है, इसको सिर्फ खिचड़ी कहना नहीं, जाने जा रही है इंसानों की, ठीक है ना।
वो अहमद फराज ने कहा था ना कि जालिमो पेच बहुत रखते हो दस्तार के बीच, जालिमो पेच बहुत रखते हो दस्तार के बीच, मैंने सर गिरते हुए देखे हैं बाजार के बीच। तो बात यह है कि इसको कहना तो बहुत आसान है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये हमारे जो दस्तार पहने लोग हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि जाने जा रही हैं, ठीक है, और पूरी दुनिया में एक क्योस है। अच्छा, उसके साथ ही तो अब ज़रा मशरिक़ वस्ता को आप ज़रा 2 मिनट यहीं पे छोड़ें तो एक और जनाब हुकूमत गिर गई है, एक नई हुकूमत गिर गई है, और हुकूमत वो गिर गई ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया बड़ा खूबसूरत मुल्क, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर वाला मुल्क, पहली जंग अजीम के बाद जो ऑस्ट्रिया, बड़ा खूबसूरत मुल्क। ऑस्ट्रिया जो है वहाँ की हुकूमत जो है वो इस तरह से गिरी है कि वहाँ के जो चांसलर हैं वो रिज़ाइन कर गए, कार्ल नीमारमर, ठीक है, निहामरमर, ठीक है, ये निहामर कहते हैं, एक दफ़ा सिंगल कहते हैं, वो डबल एम आता है दरमियान में। अच्छा, वो रिज़ाइन कर गए हैं चांसलर, और वो रिज़ाइन इसलिए कर गए हैं कि ये बड़े बड़े बैलेंस्ड और बड़े अच्छे और बड़ी इनकी, यानी आप समझें कि ये सेंटर कहना चाहिए ना, सेंटर की पॉलिटिक्स करने वाले बड़े बैलेंस्ड चांसलर थे। अब हुआ वहाँ जो इलेक्शन हुआ तो राइट विंग जीत गई वहाँ पे। सारे जो यूरोप में और सारे मुल्कों में जो एक वहाँ पे ट्रेंड चला हुआ है पूरी दुनिया में और ख़ासतौर पर यूरोप में, इन्होंने कोशिश की कि हुकूमत बनाए। 2 दफ़ा कोशिश की, 2 दफ़ा ये नाकाम हो गए। और लेकिन वहाँ के जो राइट विंग पार्टीज़ हैं, इंटरेस्टिंग बात है, वो राइट विंग नहीं है, वो प्रो प्यूटिन भी हैं। रशिया की जो, जैसे हंगरी में सूरत डेवलप है ना, तो वहाँ जो राइट विंग है वो प्रो रशिया भी है, और प्रो रशिया का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है एंटी नेटो होगा, और इसका मतलब है खुद ब खुद यूक्रेन के अगेंस्ट। तो ये प्रो रशियन जो पार्टीज हैं उनसे हटके इन्होंने हुकूमत बनाने की कोशिश की, उसमें नाकाम हो गए, रिजाइन कर गए, तो वो वहाँ पे हुकूमत गिर गई। अब नया इलेक्शन होगा। ऑस्ट्रिया जो है वो भी टर्मोइल में चला गया, एक नया मुल्क, यानी यूरोप का एक और मुल्क ऐसा है जो टर्मोइल में चला गया। और वहाँ पे फ्रीडम पार्टी इलेक्शन जीत गई थी, राइट विंग फ्रीडम पार्टी इलेक्शन जीती थी। इनकी कोशिश थी कि उसके बगैर हुकूमत बनाएं, लेकिन ये जो है ये ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं 23rd यूरो न्यूज़ कोट कर देते हैं, कार्ल नीहामर says he will step down as coalition talks collapse। और उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स 22 ये दे रहा है कि वो रिज़ाइन कर गए, ठीक है। फार राइट कोलैप्स कर गया, एक्सक्लूड करने की कोशिश की उन्होंने कि फार राइट को हटा के हुकूमत बनाए, चांसलर रिज़ाइन कर गए। अच्छा, ये गिर गई एक और हुकूमत। अब मैंने कहा ना, सिचुएशन एक अजीब तरह से जो है वो एक अजीब सा रुख इख्तियार कर रही है। अच्छा, उधर जो है बरतानिया में एक नई कहानी हुई। बरतानिया में ये हुआ है कि वो जो बड़े, यानी जो उनके जो फराज राइट विंग के और उनकी बड़ी ज़बरदस्त हमायत कर रहे थे इलॉन मस्क, और इलॉन मस्क ने उनको बुलाया भी, मिले भी, और जो स्टेमर गवर्नमेंट है वहाँ पे उनके अगेंस्ट उन्होंने बात भी की, सब कुछ किया। अभी काफ़ी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं। अब थोड़ी देर पहले जनाब इलॉन मस्क साहब ने ट्वीट किया है कि ये जो पार्टी है, ये पार्टी तो बड़ी अच्छी है, रिफॉर्म पार्टी, लेकिन जो निगल फराज है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि इस पार्टी को वो हेड कर सके। यानी पार्टी अच्छी है, वो जो निगल फराज साहब जो उछल कूद कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि साड़ी गल हो गई है तो वो साड़ी गल हो गई है ट्रंप नाल, तो वो धबड़धूस हो गए। थोड़ी देर पहले ये स्काई न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, वो कहते हैं 33rd स्लाइड हम दिखा के ब्रेक लेते हैं कि फराज डजंट हैव व्हाट इट टेक्स, मस्ट सेज रिफॉर्म, यूके नीड्स अ न्यू लीडर। चलें जी, वो भी फारिग हो गया। यानी रिफॉर्म पार्टी के वो साथ हैं, ट्रंप उसके साथ नहीं है। ये खुद ये होता है ना कि साड़ी गल हो गई है, ये साड़ी गल हो गई है, धबड़धूस हो गया। उधर मुंह से निकलता है जुमला, उधर ब्रेक के बाद सब डिस्कस कर लेते हैं। कोई साड़ी गल नहीं हुई हम ब्रेक लें, उसके बाद बात करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और साहब, आप तवील अरसे से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी, मईशत और सोशल अनरेस्ट जो है उसको देखने की ज़रूरत है। वो इशू वही है जी, ये तो इशू वही है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो
ये मैंने आपसे कहा ना कि ये फैल रहा है मसला, ये समेट नहीं रहा, इसके बहुत सारे फ्रंट्स खुल रहे हैं मुख्तलिफ। जैसे आज जो है वो उनका जो वारंट है, यानी उनका एक वारंट निकला हुआ है साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उनको अरेस्ट करना है, उनके सदारती गार्ड्स अरेस्ट नहीं होने दे रहे। और आज बड़े मुजाहरे साउथ कोरिया में होते रहे हैं कि अरेस्ट करो, वो कह रहे हैं, वो उनके सदारती गार्ड, पुलिस खड़ी है सामने, आमना सामना। उसमें जनाब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को कल वारंट एक्सपायर हो जाएगा रात को। अब इसी में सारे में वो सेक्रेटरी ब्लिंकन वहाँ पहुँच गए हैं, और सेक्रेटरी ब्लिंकन वो मुजाहरे हो रहे हैं, वो क्या करें क्या नहीं करेंगे। वहाँ से वो जापान जाएंगे। मेरे ख्याल से इस वक्त वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनका आखिरी दौर है, और ये उनका यानी बतौर सेक्रेटरी खारिजा उनका आखिरी दौर है। तो ये वहाँ से जापान जाएंगे, जापान से फ्रांस जाएंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट बाइडन का जो आखिरी दौर है वो अभी होना है इटली का, वो 9-10 तारीख को शायद प्रेसिडेंट बाइडन बतौर सदर अपना आखिरी दौरा जो है वो वेटिकन का करेंगे, रोम जाएंगे। लेकिन वहाँ की जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इटली की प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ कलाशाही में मौजूद थी, और वो जो हैं वो बड़ी जो जॉर्जियो मेलोनी जो हैं, तो वो जो हैं वो बड़ी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यूरोप की जो वॉइस बनेगी ट्रंप के साथ, वो मैक्रों और जो जर्मन चांसलर हैं वो तो नहीं, यूरोप के अंदर तो क़यादत की कमी है। लेकिन ये कि जॉर्जियो मेलोनी जो है वो आने वाले दिनों में, क्योंकि वो ट्रंप के साथ मौजूद थी, फिर वहाँ मार्को रूबियो भी थे, फिर इलॉन मस्क के साथ भी उनके ताल्लुक, तो वो जो ये यूरोप की अगली आवाज़ बनेंगी वहाँ पे, और यूरोप और अमेरिका के दरमियान इनका एक कलीदी किरदार होगा। ठीक है, ये जब ट्रंप 1.0 था ना, वो अपोजिशन लीडर थी उस वक्त ये, लेकिन उस वक्त भी इनके ये ट्रंप की फेवर में बहुत ज़्यादा बात करती थी ट्रंप की। तो ये इटालियन, और भी जब वो फ्रांस आए थे तो उस वक्त भी इनकी बड़ी अच्छी बातचीत हुई थी। ये अब वहाँ पे उनकी जो प्राइवेट रिहाइशगाह है मारा लेगो, तो वहाँ पर गोल्फ क्लब जो है वहाँ पर वो अशाइये में थी कल, और वो जो है वो वहाँ पर उनकी बड़ी अच्छी गपशप लगी। अच्छा, वो उनका आखिरी दौरा जो है वो उधर का होगा, उनकी प्राइम मिनिस्टर ट्रंप के साथ हैं, ट्रंप अपनी टीम को फाइनलाइज कर रहे हैं, और कल जो है वो सर्टिफिकेशन, और 6 तारीख को सारा वहाँ पे काम होना है, सर्टिफाई, कांग्रेस बैठेगी, ये सारा कुछ होगा। प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की आखिरी जो रसूमात हैं वो भी शुरू हो गई हैं, आज अभी इस वक्त हो रही हैं। अच्छा, लेकिन इस दौरान जो आखिरी दौरा है वो जो जैक सलिवन है, उनका आखिरी दौरा जो है अभी तक जो बज़ाहिर, वैसे तो हालात दुनिया के ऐसे हैं कि किसी भी वक्त अचानक कोई दौरा कहीं करना पड़ जाए, उनका आखिरी दौरा है जो इंडिया का हो रहा है। इंडिया में उनकी मुलाकात हो रही है वहाँ के NSA अजीत डोभाल से। अब मुझे ये तो नहीं समझ, बहरहाल कुछ होगी ऐसी गहराई जो इस दौरे में बात होगी, कोई क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और पता नहीं खुदा जाने क्या क्या बात हो रही है। मसला ये है कि उनकी अजीत डोभाल से मुलाकात हो रही है NSA से। NSA जो है वो अमेरिका जा नहीं सकते, उनके वो तो वारंट निकले हुए हैं वहाँ पे, तो वो इन्हीं के दौर में निकले हैं, ये इनसे मिलने इधर आ गए हैं, वो उधर जा नहीं सकते। तो ये भी एक अजीब सा मामला है कि क्या बात हो रही है भाई इस मरहले पे। अब तो लिमटक है वो। दूसरा एक और मामला जो है वो एक नया जनाब इंकिशाफ हुआ है गार्डियन की रिपोर्ट में। ये हमारे यहाँ स्टारलिंक के हवाले से वो इलॉन मस्क का रोल आने वाले दिनों में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कई लोग इनको जॉर्ज सोरोस से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे जॉर्ज सोरोस जो है वो एक डेमोक्रेट्स के दौर में उन्होंने हुकूमतें बनाई, उनमें इल्ज़ाम लगता रहा बहुत मूवमेंट्स, ये वो सारा कुछ। तो ये कह रहे हैं कि ये अगले जॉर्ज सोरोस से इनको मिला रहे हैं कि ये उतनी पावर होगी ग्लोबल लेवल पे इनकी कि ये हुकूमतें गिराएं बनाएं पॉलिटिक्स में। इलॉन मस्क बड़े यूथ में बड़े पॉपुलर हैं, इवन बरतानिया में बड़े पॉपुलर हैं, यूरोप में बड़े पॉपुलर। इलॉन मस्क एज ए पर्सन बहुत पॉपुलर हैं। अच्छा, अब जो है ना तो लोग आइडियलाइज करते हैं इनको ना, इलॉन मस्क को, और ये सारे इस तरह के जो नए जो टेक जाइंट्स आए हैं। लेकिन इसमें इशू ये सारा कि एक तो उन्होंने वो गए जो खुदा कर रहे थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा मैं रिफॉर्म पार्टी के साथ हूँ, इस आदमी में तो कैलिबर नहीं है इतना, तो वो फारिग कर दिया। ठीक है, उन्होंने फराज को, निजल फराज फारिग हो गए। लेकिन उसके साथ ही एक और बड़ी एक रिपोर्ट आई है गार्डियन में। वो गार्डियन की रिपोर्ट है जो इस वक्त इंडिया में खलबली मची है, और मचनी भी चाहिए, उनको देखना भी चाहिए भी क्या हुआ। वो जो मणिपुर के अंदर, मणिपुर में और वहाँ पर जो सारे हंगामे हो रहे हैं, उसके बारे में गार्डियन ने एक रिपोर्ट दी है कि वहाँ पे स्टार लिंक इस्तेमाल हो रहा है, सैटेलाइट। ये मैं 35th लाइट यहाँ कोट कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि स्टार लिंक यहाँ पे
इस्तेमाल हो रहा है, ये गार्डियन ने रिपोर्ट दी है। अच्छा, अब गार्डियन की इस रिपोर्ट के बाद जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको डिनाई किया है। मतलब हम तो देखें ना, गार्डियन की रिपोर्ट को हिंदुस्तान टाइम्स ने फिर जो है उसको इलॉन मस्क ने भी डिनाई किया है। और ये हिंदुस्तान टाइम्स कोट करते हैं, इलॉन मस्क स्टारलिंक डिनाई रिपोर्ट्स ऑफ द डिवाइसेस बीइंग यूज्ड इन वायलेंस हिट मणिपुर। और ये अच्छा 2022 में, इस पर एक आध दिन में ज़रा डिटेल में बात करूंगा मैं। 2022 में द हिंदू की एक रिपोर्ट एक और आई थी बड़ी अजीब सी। वो ये थी कि मिलिटेंट ग्रुप्स इन कश्मीर नाउ हैव इरिडियम सैटेलाइट फोन्स एंड वाईफाई इनेबल्ड थर्मल इमेजरी टूल्स। ये उनकी आई थी। फिर क्या बना इसका, उसको फॉलोअप तो हमने किया नहीं, ना उन्होंने किया ना हमने किया। लेकिन उसमें जो इशू है वो ये है कि ये जो मणिपुर है, क्या मणिपुर में ये सारे डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं कि नहीं। और ये जो बात की है गार्डियन ने, और फिर उसके बाद वहाँ से इसकी तरदीद भी हुई है सारी अखबारों में, इंडिया के बहुत सारे अखबारों में। मैं कोट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स ही दिखा रहा हूँ कि इलॉन मस्क और स्टारलिंक ने डिनाई किया रिपोर्ट्स की उनकी जो डिवाइसेस है मणिपुर में यूज़ हो रही हैं। गार्डियन ने लिख दिया कि स्मगल होकर यूज़ हो रही हैं। कहाँ से स्मगल हो रही हैं ये देखें ना, गार्डियन के ने लिखा है स्मगल्ड स्टारलिंक डिवाइसेस एलिजिडली यूज टू डिफाई इंडियाज इंटरनेट शटडाउन्स। अच्छा, उन्होंने डिनाई कर दिया इलॉन मस्क और स्टारलिंक हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, लेकिन गार्डियन की स्टोरी अपनी जगह है। अच्छा, मणिपुर में ये जो है ना, अब एक इशू है बहुत बड़ा स्टारलिंक का, कि स्टारलिंक जो है भाई अब आते ही जो है वो गार्डियन ने अपना एक डाल दिया बीच में। ये इलॉन मस्क जो है वो कहीं HB1 वीज़ा इधर उधर इन्होंने शोर, अब ये ज़्यादा शोर करते हैं तो वो वीज़े का मसला अटकता है, वहाँ पे इमिग्रेशन का इशू चल रहा है, ये ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, वो पकड़े भी जाते हैं। अगर वहाँ से स्टारलिंक के डिवाइस फ़र्ज़ करें पकड़े जाते हैं, फ़र्ज़ करें हैं नहीं है, तो क्या रोकेंगे, क्या पंगा लेंगे। इलॉन मस्क एक इशू खड़ा है बहुत बड़ा। और ये जो है ना, ये सैटेलाइट के थ्रू, ये जो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना अपना, ये वाला जो टेलीफोन है, तो ये जो टेलीफोन है ये पाकिस्तान में जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये जो है ये एक किसी जगह पर ये कनेक्टेड होगा आसपास अगर ये किसी भी कोई भी सिम है इसमें जोंग की सिम है, जायज़ की सिम है, मोबिलिंग जो भी सिम है, तो आसपास उनका जो भी उनके टावर्स हैं उसके साथ कनेक्ट होगा। और फिर यहीं से वो जो है वो फिर फाइबर के थ्रू, फाइबर बिछा होगा और वो बिछे ज़मीन पे चलता जाएगा अंडरग्राउंड। उसके बाद ये ऊपर से, और फिर उसके बाद ये टावर्स के थ्रू, ये जैसे भी टावर्स के थ्रू होता है यूजुअली, और फिर जाते जाते वो फिर समंदर के अंदर से केबल, ठीक है, जिसे रोज़ कुछ शार्क मछली या वेल मछली या कोई रोहू मछली या जो भी मछलियाँ होती हैं वो खा जाती है आगे केबल को। केबल खाती हैं, पता है आपको, हमारी मछलियाँ जो हैं वो केबल खाती हैं। वो बाकी खाना वाना उनको फेंके वो नहीं खाती, क्योंकि मुझे केबल खाना है, वो केबल खा जाती हैं रोज़। तो ये जो है, जो स्टारलिंक है, ये फाइबर से इंटरनेट नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि ये जो है ये सैटेलाइट के थ्रू, ये जो LEOs के अंदर जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसमें जो सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सैटेलाइट छोड़े हुए हैं ना इसने इलॉन ने, तो वो सैटेलाइट से ये डायरेक्ट आपका टेलीफोन, लेकिन दरमियान में एक तो ये कि एक स्पेशल डिवाइस, एक ग्राउंड स्टेशन, एक स्पेशल डिवाइस वहाँ से एक ग्राउंड स्टेशन कहीं दूर भी हो, फिर सैटेलाइट, और सैटेलाइट से मेरे फ़ोन पे आ गया डायरेक्ट। तो शुरू में तो वो लेते हैं $599, और फिर उसके बाद वो सर्विसेज पे डिपेंड करता है कि $110 से लेके $220 महीने तक। लेकिन इसमें इशू ये है कि इसमें अगर वेदर ख़राब हो गया, बारिश हो गई, तूफ़ान आ गया, ये तो ऐसी सूरत हाल में ये काम नहीं करता। लेकिन ये है कि इसमें ये केबल्स से जो है ये अच्छा दरमियान में फायर वॉल, ये वो सारे ऐसे मुल्कों में, लेकिन ना जो, और इसका बजट बहुत है, ये जो है इसको पे करते हैं पेंटागन ने जो सर्विसेज दी हैं, इसने अपनी सर्विसेज मुफ्त नहीं दी यूक्रेन में। इस यूक्रेन ने पेंटागन से रब्ता किया, पेंटागन को इलॉन मस्क ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की, अगर ये यूक्रेन के अंदर ये ना प्रोवाइड होती तो जो भी उनकी दरगुद बनी है वो तो आखिर में बनी है ना, उनका इंटरनेट तो चलता रहा है। उस स्टारलिंक को ने फिर पैसे लिए हैं पेंटागन से, ये फी सबिलिल्लाह नहीं काम करता इलॉन मस्क, ठीक है ना। इसने पूरा लंबा चौड़ा बिल बना के पेंटागन से पैसे लिए हैं कि तुम्हारी जंग है भाई, इंटरनेट मैं दे रहा हूँ, ठीक है,
तो शर्म करो, इतने अरसे में तुमने इंटरनेट भी नहीं बनाया अपना पेंटागन वालों, तो इन्होंने बिल बना के भेजा। अब ये जो है सूरत हाल, अब ये डिवाइसेस स्मगल भी हो रहे हैं इधर उधर, कहीं इसको यूज़ किया जा रहा है, कैसे है, छोटा डिवाइस है, वो कहीं ले गए लोग, आपने बंद कर दिया मेन सारा इंटरनेट, उसके बाद वो डिवाइस कहीं से चल रहा है। तो ये मणिपुर के ऊपर एक कहानी डाल दी है। इलॉन मस्क कह रहे हैं कि नहीं, इलॉन मस्क तो जिम्मेदार नहीं होगा ना, लेकिन मसला ये है कि ये डिवाइसेस, ये स्मगल और ये जो ख़ासतौर पे जो ये जो म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर इधर उधर, तो अब देखते ही हैं कि ये स्टोरी जो है ये किस रुख पे जाती है। वहाँ पे जो है वो पकड़े गए हैं जनाब बगौर गार्डियन के स्मगल्ड स्टारलिंक के जो है वो सारे सिलसिले। मुल्क तो बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान ने भी कहा हम बात कर रहे हैं, मुल्क बात कर रहे हैं, कई मुल्कों में, अमेरिका में, ब्रिटेन में स्टारलिंक अवेलेबल है और वो एक ख़ास किस्म के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। और जो मतलब मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो अमीर भी नहीं है, उनके लिए कंसेशन पैकेज इस तरह करके निकाल देते हैं इलॉन। लेकिन ये है कि देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो है वो हमारा इंटरनेट तो खुल जाए खुदा, मतलब सुबह खुला था, आपको पता है एक्स काफ़ी देर तक खुला रहा, लोगों को यकीन नहीं आया एक्स खुल गया। तो मतलब अगर उसका हम इंटरनेट ले लेते हैं और एक्स ही नहीं चल रहा उसका, तो ये भी तो एक रौला है ना। तो बेहतर ये है कि अपनी मछलियों को हम सही खाना खिलाएं ताकि वो केबल ना काटा करें, सबसे अच्छा लिए, और केबल ना खाएं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने की मान। तो बजट निकाल लें, ये आ रहे हैं ना 10-20 बिलियन, इसमें से थोड़ा सा बजट मछलियों के लिए निकाल लें, मसला हल हो जाएगा। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को तो नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।